इस टॉपिक में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर ये सूक्ष्म धाराओं को कैसे स्टडी करता है और इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप सभी का स्वागत है फ्यूके एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं, फिजिक्स 12th फिजिक्स के 4th चैप्टर का गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन अमीटर और वोल्ट मीटर में। तो आइए चलिए हम समझते हैं इस टॉपिक को। आखिर ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, पहले थोड़ा सा हम थ्योरी को देखते हैं, फिर इसके डायग्राम को हम आसानी से समझेंगे। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में सूक्ष्म धाराओं का पता लगाने और उनकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत संवेदनशील करंट मेजरिंग डिवाइस है। इसको संवेदनशील क्यों कहा, या संवेदनशीलता ये शब्द यहां आता है। पहली चीज, गैल्वेनोमीटर से आप एक्यूरेसी पे नहीं जाएंगे कि करंट की एकदम एक्यूरेट आपको वैल्यू मिले। इसका काम है ये पता लगाना कि क्या कोई धारा यहां प्रवाहित हो रही है, तो ये वो बताएगा बेसिकली। साथ ही साथ में बहुत संवेदनशील है, माना अगर बहुत ही सूक्ष्म धाराओं को भी ये डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करके आपको ये बताएगा कि हाँ, ये धारा यहाँ पे है। इसका सिद्धांत किस बात पर आधारित है? जब कोई धारा वहन करने वाली कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। इसके बारे में हम इसके पहले के वीडियो में समझ चुके हैं अच्छे से। ये बलाघूर्ण कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। यही विचलन आघूर्ण है जो गैल्वेनोमीटर का आधार है। इससे पहले हमने जो विचलन आघूर्ण को समझा था वो गैल्वेनोमीटर का आधार है। ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर का डायग्राम, इसको हम ध्यान से समझते चले। ये फ्रंट व्यू दिखाया गया है। ठीक है, किसी भी चीज के व्यूज होते हैं, ये फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। आप देखो, जैसे ये पेन है तो पेन का ये फ्रंट व्यू हो गया, और अगर इसका टॉप व्यू आप देखेंगे तो आपको बस ऐसे में तो आपको लंबी पूरे का पूरा पेन दिखेगा, लेकिन जब इसको आप ऐसे देखेंगे तो आपको सिर्फ इतना ये सर्कल दिखाई देगा। ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो टॉप व्यू, और ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। तो यहां पे आप ध्यान से देखो गैल्वेनोमीटर है क्या। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, हमने इसमें क्या क्या चीज की है। यहां आपको दो मैग्नेट्स दिखाई दे रही है जिनका एन नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिखाई दे रहा है। और ये चुंबक इस तरीके से है जैसे यहां ये अर्धवृत्ताकार शेप में है। दिख रही है आपको ये चुंबक, ये अर्धवृत्ताकार शेप में। इससे पहले हमने तो रेक्टेंगुलर इसमें देखा था, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अर्धवृत्ताकार आकार में। जैसे इसी के टॉप व्यू को आप देखो, ये देखो, ये एन और एस, ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, ये अर्धवृत्ताकार शेप में। गैल्वेनोमीटर में ऐसे ही चुंबक लगाए जाते हैं। क्यों, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। फिर यहां पे आप देखोगे, ये यहां से एक तार गया हुआ है। ये जो सिलिंड्रिकल शेप का यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये मैग्नेटिक मटेरियल ही है, सॉफ्ट आयरन वगैरह आप इस तरीके से समझो, जो कि अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये उसको बढ़ाने का ही काम करेगा, माना उसमें ये सहयोग ही देगा। तो हमने ऐसे एक सिलेंडर को लिया है जो एक मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, सिलिंड्रिकल, ये बेलनाकार शेप का हमने यहाँ पे लिया है। और ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर कनेक्टेड है तार। ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये बहुत सारी रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे ऐसे नहीं लिपटे हैं, ये रेक्टेंगुलर इस तरीके से लिपटे हुए हैं उसके ऊपर। ये जो कुंडली है वो इस तरीके से यहाँ पे लपेटी गई है ये तारों की। इससे पहले हमने जो देखा था, एक तार को देख के हमने टॉर्क वगैरह को समझा था। यहाँ पे आप देखोगे तारों की कुंडली है, जैसे कि एक के ऊपर ही ऐसे 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 करके बहुत सारे तारों को लपेट दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी एक पूरे तारों की कुंडली। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ लिखा है, और ये जो कुंडली है ये इस तार के माध्यम से कनेक्टेड है धारा से। इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है,
ये चुंबक रखे हुए अर्धवृत्ताकार शेप में, ये कुंडली है आपके तारों की, ये कनेक्टेड है ऊपर से, और यहां से धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। फिर ये जो सिलेंडर है ये एक एक्सिस पे लगा हुआ है, ये अभी आप इसको इग्नोर कर देंगे, ये जो स्केल दिख रही है, ये पॉइंटर दिख रहा है, इसको छोड़ दीजिए। हम बस बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी इस सिलेंडर की और चुंबकों की, और ये यहां से कनेक्टेड है फॉस्फोरस के वायर से, ठीक है। फॉस्फोरस यहाँ पे एक फाइन वायर लगा हुआ है जिसके थ्रू यहाँ पे धारा प्रवाहित की जाती है। नीचे ये सिलेंडर आप देखोगे एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, लोअर सस्पेंशन स्प्रिंग। बहुत ही नाजुक सी, बहुत ही हल्की सी ये स्प्रिंग लगी हुई होती है, हार्ड नहीं होती है जिसको मुड़ने में बहुत तकलीफ जाए, ये बहुत इजीली मुड़ जाती है। तो ये स्प्रिंग इस सिलेंडर से यहाँ पे कनेक्टेड है और ये यहाँ पे दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा होगा। क्या क्या चीज है इसमें? चुंबक है जो अर्धवृत्ताकार शेप में है, एक सॉफ्ट आयरन का सिलिंड्रिकल कोर यहाँ पे है जिसके ऊपर हमने तार लिपेटा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में, और ऊपर से कनेक्टेड है एक ये फाइन वायर के साथ जहां से इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। साथ ही साथ में फिर ये सिलेंडर यहाँ नीचे एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है जो लोअर सस्पेंशन स्प्रिंग है। अब ये काम कैसे करता है? आप एक चीज देखो, जैसे ही चुंबक के बीच में ये सिलेंडर रखा है और ये कुंडलियों में धारा प्रवाहित होना शुरू होती है, तो नेचुरली हमने इससे पहले समझ लिया कि वहां पे एक टॉर्क उत्पन्न होगा। टॉर्क उत्पन्न होने के कारण ये जो सिलेंडर है ये घूमना शुरू कर देगा। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये घूमेगा, और घूमने के कारण वहां पे तो इस सिलेंडर का तो अपना एक टॉर्क यहाँ पे आएगा ही आएगा, इस कुंडलियों का टॉर्क बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में ये जुड़ा हुआ एक स्प्रिंग से, तो ये स्प्रिंग में भी एक टॉर्क उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहां पे भी एक टॉर्क आएगा, इसमें भी एक टॉर्क यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये भी एक एंगल के साथ मुड़ेगी, ये जो स्प्रिंग है ये एक एंगल के साथ ये भी मुड़ेगी। और फिर स्प्रिंग है, फिर थोड़ी देर बाद अगर आपने धारा बंद की तो ये वापस स्प्रिंग इस सिलेंडर को एक पहली वाली स्थिति में ला करके खड़ा कर देगी। अब क्या होता है, कैसे काम करता है? तो ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर लगा होता है एक पॉइंटर, ये पॉइंटर दिख रहा है आपको, लेकिन आपको एक खड़े में दिख रहा है पिक्चर में, ये ऐसा नहीं होता है। ये जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर के ये, अगर सिलेंडर ऐसा है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर पे ये ऐसा ऊपर में लगा रहेगा पॉइंटर, ठीक है। और पॉइंटर लगा हुआ होगा और वहां लगी होगी एक स्केल लगा दी जाएगी जिसके ऊपर कुछ डिविजन्स होंगे और उसके ऊपर पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 5, उस पे धारा को रीड करने के लिए कि कितनी धारा जा रही है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए यहां लगा होता है एक स्केल, एक पॉइंटर के साथ। जैसे ये सिलेंडर, ये कुंडली रोटेट होती है तो वो जो कांटा है, ये पॉइंटर भी ऐसे मूव करता है, ये पॉइंटर भी ऐसे ऐसे मूव करेगा यहाँ, और ये पॉइंटर नॉर्मल पोजीशन में बीच में होता है। अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है एक डायरेक्शन में तो वो इस तरफ जाएगा, और अगर धारा की दिशा बदल गई है तो उसकी दिशा भी पॉइंटर की दूसरे तरफ में चली जाएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर धारा किस दिशा में बह रही है। मान लो अगर एक तरफ से आपने धारा प्रवाहित की है तो एक तरफ बह रही है, और अगर धारा की दिशा उल्टी कर दी, कनेक्शंस उल्टे किए तो धारा की दिशा भी दूसरी ओर, तो वो कांटा दूसरी ओर मुड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कुंडली है, अगर एक तरफ से धारा बह रही है तो हमने इससे पहले देखा ना फोर्स कैसे लगता है, कैसे इसको घुमाता है, तो ये एक तरफ घूमेगी, और अगर आपने टर्मिनल्स चेंज कर दिए प्लस और माइनस को, तो ये धारा उल्टी ओर घूमना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण ये कुंडली दूसरी ओर मूव होगी, और जिसके कारण इसके ऊपर जो पॉइंटर लगा है वो स्केल पे भी इधर या इधर दोनों दिशाओं को वो बदलेगा। तो उसकी दिशाओं का आधार आप धारा किस डायरेक्शन में दे रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। अब यहां पे आप देखो, ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है। ये देखो, ये टॉप व्यू है, माना इस सिलेंडर को ये ऐसा था, अभी ऐसे रख दिया, आप ऐसे देख रहे हो, आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक्यूरेट ये पॉइंटर लगा हुआ है। देखो इस सिलेंडर तो एक गोला ही दिखेगा ना ऊपर से देखेंगे तो। ये यहाँ पे आपको एक आयरन कोर दिख रही है, और ये बीच में स्प्रिंग दिख रही है। स्प्रिंग अब ऐसे तो नहीं दिखेगी, ये नीचे वाली स्प्रिंग को यहाँ पे दिखाया है,
और ये आपका जो कुंडली है जो आपके सिलेंडर पे लपेटी हुई है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि क्यों हम ये चुंबक को ऐसे पहले जैसे हमने रखा था वैसे नहीं रख सकते थे, जैसे स्क्वायर में था ये, सॉरी रेक्टेंगुलर शेप में था, यहाँ पे इसको हमने अर्धवृत्ताकार क्यों किया है? इसका कारण है, ऐसा करने के कारण होता क्या है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है। देखो मैं यहां बना के आपको इसके आगे बना के यहां बताता हूं। आप देखो ये आपका सिलेंडर और ये आपकी चुंबक, मान लो आपकी चुंबक ऐसी है, ऐसी है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सब की सब कहां होगी? रेडियल। सारी की सारी कैसे गुजरेगी? ऐसे। होगा नहीं होगा? सब की सब सेंटर से होके गुजरेगी। होगा क्योंकि रेडियल है ना, ये देखो यहां से, तो ऐसे से निकलेगी, ये ऐसे निकल के फिर यहां से गुजर के इधर जाएगी, फिर यहां से गुजर के, फिर यहां से गुजर के, सारी की सारी सेंटर से होकर के गुजरने की कोशिश करेगी। और इसका फायदा हमें ये होता है कि आपको हर पोजीशन में आपको एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री ही मिलने वाला है। वो हमेशा 90 डिग्री मिलेगा अगर आप ऐसे चुंबक करते हैं। देखो मान लो आपकी कुंडली ऐसी है, ठीक है, तो भी जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है वो आपको ऐसी ही मिलेगी। तो आपका जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर ये आपके चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री बनाएगा। चाहे ये जो कुंडली है वो ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी कैसी भी हो जाए, लेकिन क्योंकि ये रेडियल है इस तरीके से इसको रखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र और जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो ऐसे ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे काम करता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे और चीज आप देख लो क्या क्या इसमें कंस्ट्रक्शन में पार्ट आ रहे हैं। आयताकार कुंडली, रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि आपके सिलेंडर के ऊपर लपटा हुआ है, तांबे की पतली तार से बनी हुई होती है। कुंडली को एक हल्के एल्यूमिनियम फ्रेम पर लपेटा जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम फ्रेम पे भी उसको लपेटते हैं। दो अर्धवृत्ताकार स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र जो हमने अभी देखा। इनके बीच सॉफ्ट आयरन कोर रखी जाती है जिससे चुंबकीय क्षेत्र समान हो जाता है। सस्पेंशन वायर, ये स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पे, ये स्प्रिंग घूमती है इसके साथ और वापस उसको सिलेंडर को उसी पोजीशन में ले आती है जिससे पॉइंटर बीच में 0 पर आ जाता है। तो इस स्प्रिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर कुंडली को एक पतले फास्फोरस कान से तार से लटकाया जाता है, ठीक है, और यही तार धारा को कुंडली में प्रवेश कराता है जो हमने अभी देखा। निचले सिरे पर एक पतला स्प्रिंग लगा होता है जो विपरीत बलाघूर्ण प्रदान करता है ना, ऐसे घूमेगा तो वो फोर्स आएगा ना उस पे, वो भी घूमेगा तो वो स्प्रिंग उसको वापस उसी पोजीशन में लाएगी। स्केल लगी हुई होती है, दर्पण लगा हुआ होता है, विचलन को सूक्ष्म रूप से मापने में मदद करता है। कितना धारा संवेदनशीलता, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, माना धारा सूक्ष्म धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको भी काटा हिलेगा तो आपको समझ आएगा। तो बहुत संवेदनशील होता है, वो थोड़े इसमें माइक्रो एम्पियर्स को ये दर्शाता है यहाँ पे। तो क्या कार्य प्रणाली है? जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के प्रत्येक भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र में बल कार्य करता है। ये बल आघूर्ण उत्पन्न करता है जो कुंडली को घुमाने की कोशिश करता है, जिसको हमने अभी समझा। कुंडली घूमने पर स्प्रिंग में टॉर्क उत्पन्न होता है जो घूर्णन का विरोध करता है। वो ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है तो स्प्रिंग ऐसे घूमेगी तो उसके घूमने का विरोध कर रहा होता है। जब ये संतुलन में है, ठीक है, अब इसमें टॉर्क की आप बात समझो। जब आपका टॉर्क कुंडली का और स्प्रिंग का टॉर्क दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों बराबर हो जाते हैं इसमें। स्प्रिंग का भी अपना टॉर्क है ना, क्योंकि स्प्रिंग भी तो घूम रही है, तो स्प्रिंग का भी घूर्णन का अपना एक टॉर्क आएगा और कुंडलियों के घूमने का भी अपना टॉर्क आएगा। कुंडलियों के घूर्णन का टॉर्क कितना होता है वो हमने इससे पहले के वीडियो में समझा है। वो होता है NBIA sin थीटा, NBIA
आई ए साइन थीटा, साइन थीटा था, याद करो। और स्प्रिंग का कितना होता है, स्प्रिंग का आप याद रखो, ये यहां लिखा है जैसे सी थीटा, थीटा यहां इसका एंगल है, किस एंगल पे ये घूम रहा है आपका स्प्रिंग, ये आपके एंगल को बता रहा है कि किस एंगल पे घूम रहा है आपका स्प्रिंग। यहां पे लिखा है, यहाँ ये विचलन कोण, विचलन कोण है ये आपका, है ना, ये क्या है आपका विचलन कोण, ये है विचलन कोण। और C क्या है आपका, स्प्रिंग का टॉर्क स्थिरांक है, नियतांक है, कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाते हैं। तो C यहाँ पे स्प्रिंग का टॉर्क स्थिरांक है, थीटा यहाँ विचलन कोण है, किस कोण से वो घूम रहा है, और C यहाँ आपका स्थिरांक है। N भी आई है साइन थीटा, तो N यहाँ कुंडली के कुंडलन की संख्या पहले हम देख चुके हैं, B आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, I कुंडली में प्रवाहित धारा, और A कुंडली का क्षेत्रफल, वो हम सारी चीजें पहले देख चुके हैं। तो ये दोनों टॉर्क, आपकी कुंडलियों का टॉर्क और आपकी स्प्रिंग का टॉर्क, ये दोनों बराबर संतुलन की स्थिति में। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा, अच्छा इसको मैं थीटा ही बताऊं, थीटा की जगह मैं इसको फाई से रिप्रेजेंट करूंगा, अदरवाइज वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। ये थीटा की जगह आप फाई मानो, ये विचलन कोण, ये क्या है फाई, क्योंकि थीटा फिर हम इसमें लेके चल रहे हैं इस टॉर्क में, तो थीटा हमेशा 90 डिग्री रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि अर्धवृत्ताकार शेप में आपके चुंबक है, जिस कारण से रेडियल, जिस कारण से हमेशा ही जो चुंबकीय क्षेत्र की जो होगा वो आपके कुंडली का जो सतह का जो एरिया वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, इस कारण से थीटा हमेशा ही 90 होगा। तो 90 होने के कारण ये 1 हो जाएगा, थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है, जिसके कारण से 1 हो गया। तो फाइनली हमें मिला NBIA C∅। तो इसको हम क्या करेंगे, NBIA C∅ है, तो मैं I को इधर कर देता हूं, ठीक है, ये क्या किया मैंने, I को इधर कर दिया, और C∅ ये हो गया NBA, ठीक है। तो धारा, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये दर्शा रहा है कि धारा I विचलन कोण फाई के अनुपाती होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो धारा है वो फाई के अनुक्रमानुपाती है। दिख रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है इसको, आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगर सारी चीजें वैसी है, NBIA बराबर C∅, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका I हो गया आपका C∅ अपॉन NBA, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहां से आपको पता चला जो विचलन कोण है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है धारा के, ठीक है। जितनी ज्यादा धारा दोगे उतना विचलन कोण होगा, उतना स्प्रिंग उस कोण से घूमेगा। तो धारा ज्यादा तो विचलन ज्यादा, ठीक है, धारा कम तो विचलन कम। इसीलिए गैल्वेनोमीटर का स्केल समान होता है। गैल्वेनोमीटर की संवेदनशीलता का अर्थ है थोड़ी सी धारा से अधिक विचलन प्राप्त होना, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, संवेदनशीलता मान हल्की भी करंट अगर उसमें से प्रवाहित हो रही है तो वो विचलन ज्यादा करेगा, तो जिससे आपको इजीली डिटेक्ट करने में आसानी होगी कि हाँ इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। इसे बढ़ाना अगर है आपको, तो आपको क्या करो, कुंडलियों की संख्या बढ़ा दे, एरिया को बढ़ा दे, चुंबकीय क्षेत्र को और स्ट्रॉन्ग कर दे, या स्प्रिंग को छोटा, स्प्रिंग स्थिरांक को छोटा रखा जाए, है ना, जिस कारण से इसकी सेंसिटिविटी को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं इसका, एक होता है अत्यधिक संवेदनशील प्रयोगशाला कार्यों में प्रयुक्त सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, और एक होता है पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। ये इसके दो टाइप है। इसका यूज काय में होता है, कम संवेदनशील परंतु मजबूत मापक यंत्र जैसे एमीटर, वोल्टमीटर के उपयोग में किया जाता है। तो ये सब इसके प्रयोग। अब हमें समझना है कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर के रूप में और साथ ही साथ में वोल्टमीटर के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि जो एमीटर होता है उसका काम होता है धारा को मेजर करना, किसी भी परिपथ से बहने वाली धारा को मेजर करना, और जो वोल्टमीटर होता है उसका काम होता है किसी भी परिपथ होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को, किसी भी परिपथ से बहने वाली धारा को मेजर करना, और जो वोल्टमीटर होता है उसका काम होता है किसी भी परिपथ होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को, किसी भी परिपथ होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को
माना वोल्टेज को मेजर करना, तो वो अभी हम इसमें देखते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना। पहला, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, क्या चीज है, वो मैं अभी आपको डायग्राम के साथ समझाता हूं। गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे करंट को माप सकता है। इसे एमीटर में बदलने के लिए जो बड़े करंट को माप सके उसके साथ एक कम प्रतिरोध का शंट रेजिस्टेंस एस समानांतर में जोड़ा जाता है। देख लेते हैं। एमीटर को ऐसे जोड़ा जाता है कि वो परिपथ में श्रृंखला में लगकर कुल धारा माप सके। गैल्वेनोमीटर से केवल एक छोटा अंश करंट गुजरे और बाकी शंट से होकर गुजर जाए। हम यहां पे इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, मान लो एक सर्किट है, ये एक वोल्टेज सोर्स, यहां पे धारा प्रवाहित हो रही है और ये लगा है हमारा एक गैल्वेनोमीटर अपने एक रेजिस्टेंस के साथ। बता रहा हूं, ये एक नॉर्मल हमारा परिपथ है, सर्किट है। हमने इसमें सप्लाई दी और एक रेजिस्टर यहां लगा हुआ है, ठीक है, वो आर है, कैपिटल आर। धारा प्रवाहित हो रही है। अब मुझे ये मेजर करना है कि इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, किसकी मदद से, गैल्वेनोमीटर की मदद से। तो जब भी हम कभी भी धारा को मेजर करते हैं तो परिपथ में सीरीज में हम एमीटर को लगाते हैं, ठीक है, ताकि धारा को पता किया जा सके। तो अभी हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर को, ये गैल्वेनोमीटर है और उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है आरजी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के अंदर भी क्या है, कॉइल है ना, उसके अंदर भी, वहां उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस आता है। तो इसको मैंने यहां से अलग से मेंशन किया है आरजी। तो अब यहाँ एक आर नहीं है, यहाँ क्या है, एक ये कैपिटल आर, ये तो सर्किट में है ही, प्लस ये गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस ऐड हो गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब इस गैल्वेनोमीटर को उठा करके मैं इस सर्किट में सीरीज में जोड़ देता हूं। और ये इसमें धारा बह रही है आई, ठीक है। अब क्या होता है, मुझे इस सर्किट से गुजरने वाली धारा का पता करना है, लेकिन यहां पे जो रेजिस्टेंस है आर, अब इसमें से जो धारा बह रही है ये पूरी की पूरी गैल्वेनोमीटर से गुजरेगी, तो इसमें भी एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा कि धारा अब सर्किट में कम प्रवाहित होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई धारा तो उतनी प्रवाहित हो जितनी वो हो रही थी, हमें तो बस उसे मेजर करना है, जिसके लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। लेकिन अब अगर धारा इसमें से बहेगी, इसके रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा कि वो उसमें धारा कम बहेगी, और कम बहेगी तो हम उसको सही रूप से उसको रीड नहीं कर पाएंगे। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी हम जैसे पढ़ रहे थे, इसको अमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं आर एस, ठीक है, मान लो स्मॉल आर एस, इसको हमने नाम दे दिया है। तो ये जो है ये बहुत कम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है, बहुत कम वैल्यू है इसकी। अगर आरजी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, बहुत कम रखेंगे, बहुत कम। मतलब इसको मैं लिख देता हूं यहां, बहुत कम। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हो जो धारा होती है ना, धारा उस ब्रांच में से बहना प्रेफर करती है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम हो, जिसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध ना हो।
तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर आरजी मान लो सपोज 100 ओम है, मान लो 100 ओम है, तो हम आरएस को कितना रख रहे हैं, हम मान लो 2 ओम रख रहे हैं। तो 2 ओम और 100 ओम में बहुत फर्क है या नहीं है? तो नेचुरली जब धारा यहां से बहेगी आई, तो वो आई आरएस में से मैक्सिमम गुजर जाएगी, क्योंकि वहां प्रतिरोध कम है। एक सिंपल सा उदाहरण देखो आप कि भाई हम किस रास्ते को पकड़ना प्रेफर करेंगे। एक रास्ता है किसी जगह जाने का 2 किलोमीटर का, और एक रास्ता है आधे किलोमीटर का, जिससे आप वहां पहुंच जाते हैं। तो हम प्रेफर करेंगे कि हम छोटे रास्ते को पकड़े। तो यहाँ पे भी नेचुरली यहाँ पे प्रतिरोध कम है, तो धारा यहां से प्रवाहित होगी मैक्सिमम, लेकिन कुछ ना कुछ धारा वो यहां से भी बहेगी जरूर, इससे भी जाएगी जरूर, भले ही उतनी नहीं जा रही है लेकिन कुछ तो जाएगी ना। तो यहां से मान लो यहां पे जो बहने वाली धारा है, यहां से जो बहने वाली धारा है वो है आई जी, गैल्वेनोमीटर से बहने वाली। तो यहां की धारा को मैं मान लेता हूं, ये इसको भी मैं कैपिटल आई दे देता हूं। अगर ये हो जाएगा आई माइनस आई जी, होगा नहीं होगा? ये इसको कैपिटल आई मान लो आप। तो इसमें से बह रही है आई जी और इसमें से बहेगी आई माइनस आई जी, ठीक है। मैक्सिमम यहां से बह जाएगी, कुछ ना कुछ यहां से जाएगी, ठीक है। तो इसमें से जो बहेगी वो आई माइनस आई जी और यहां से बहेगी आई जी। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमें क्या देखना है कि अब मैक्सिमम धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है, तो हमारा गैल्वेनोमीटर अब यहाँ पे अच्छे से काम में आएगा। लेकिन किस तरीके से अब इस धारा को मेजर करेगा, क्योंकि मैक्सिमम धारा तो यहां से बह गई। तो हम देखेंगे कि मान लो अगर 10 एम्पियर टोटल धारा थी, टोटल कितनी थी, मान लो 10 एम्पियर मान लो, और इसमें से बह गई कहां से, आई माइनस आई जी, ये हो गई आपकी 9.9 एम्पियर। तो आपकी आई जी कितनी होगी, 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो अब जब हम इसको गैल्वेनोमीटर पे रीड करेंगे, तो हम जो उसकी स्केल वहां पे रखेंगे, स्केल को इस हिसाब से ही हम बनाएंगे कि वो 0.1 विचलन हो रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम धारा वहां से बह रही है। माना आईजी भी क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को वहां बताएगा, गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को वहां रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम स्केल पे नंबरिंग करेंगे, जो ये बताएगा कि अगर भाई 0.1 एम्पियर धारा का डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब ओवरऑल धारा कितनी बह रही है, 10 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि 9.9 एम्पियर तो हम मैक्सिमम को ही लेके चलेंगे, 9.9 यहां से बह गई, तो 0.1 के अकॉर्डिंग ये हम इस तरीके से उसको स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम धारा कितनी बह रही है। और साथ ही साथ में दिख रहे हैं यहाँ इतने सारे रेजिस्टेंस, लेकिन देखो ये दोनों पैरेलल में है रेजिस्टेंस, और आप जानते हो जब भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो जो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, माना उनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे कम वाले रेजिस्टेंस से भी कम आता है। मैं आपको भी बताता हूं, पर पहले मैं ये बताता हूं कि भाई आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप इसको एमीटर के रूप में यूज कर रहे हैं तो आरएस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आरएस कितने आपको ओम का रखना पड़ेगा अगर आपके पास आपको इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो आप कि इसमें से जो धारा बह रही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, मान लो इसको ए और बी हम पॉइंट दे रहे हैं, तो इन दोनों में से जो यहाँ धारा बह रही है, कुछ धारा यहां से जा रही है, कुछ धारा यहां से जा रही है, जिनके कारण इन दोनों में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो और आप ये जानते हो कि जो वोल्टेज होता है वो पैरेलल में हमेशा इक्वल होता है, माना यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा और यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा दोनों सेम होने वाला है। तो वो कैसे होगा, हम देख लेते हैं। मान लो ऊपर वाले को मैं दे देता हूं VG और नीचे वाले को दे देता हूं नाम में VS, तो दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका, ऊपर के केस में वो हो जाएगा आपका IG RG,
और इस वाले केस में कितना होगा, I माइनस आई जी इंटू आर एस। तो अगर आपको ये पता करना है कि आखिर कितने रेजिस्टेंस का हमें रजिस्टर वहां रखने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज में आएगा। ठीक है, ये है आपके जो आप पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, और जैसे मैंने बताया ये बहुत कम होगा, वेरी लो, बहुत कम, ताकि मैक्सिमम धारा इससे बहे। और जैसे मैंने बताया, मान लो आप 50 एम्पियर का आप गैल्वेनोमीटर बनाना चाह रहे, जो 50 एम्पियर मैक्सिमम रीड कर सके, तो आप जो आईजी होगा वो भी मैक्सिमम ही लिया जाएगा। साथ ही साथ में हम उस पे जो स्केलिंग करें, स्केल पे जो नंबरिंग करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, जिसमें हम इस तरीके से बता सकते हैं कि मान लो भाई ये गैल्वेनोमीटर है, तो अगर ये गैल्वेनोमीटर का काटा 0.1 पे आया, मतलब 10 एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.2 मतलब कि 20 एम्पियर। मान लो भाई यहां से धारा को डबल कर दिया, तो यहां पे भी तो सब डबल हो जाएगा ना। तो ऐसे करके हमको ये समझना पड़ेगा कि हम 0.3 के डिफ्लेक्शन को कैसे बताएंगे भाई, 30 एम्पियर, और ऐसे करके आगे 0.5 तक। तो 0.5 माना मैक्सिमम आपका आईजी हो जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को 0.5 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और नंबरिंग हम उसी हिसाब से करेंगे, और ऊपर डालेंगे 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 और 50। ठीक है, तो ये माइक्रो एम्पियर्स में रीड करता है क्योंकि बहुत संवेदनशील है। तो इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर। साथ ही साथ में जो इन दोनों का रेजिस्टेंस होगा, आप जानते हो कि जो पैरेलल में क्या होता है भाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो होगा आपका 1/RG प्लस 1/RS। ठीक है, तो ये जो R आपका आएगा, ये आपके किसी भी एक रेजिस्टेंस से की वैल्यू से भी कम होगा। आप इसको वैल्यू पुट करके देख सकते हो। आप यहाँ 2 ओम का ले लो, यहाँ 3 ओम का ले लो, आप इसको सॉल्व करके देखो, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम से भी कम आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो गया, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैक्सिमम धारा भी प्रवाहित हो गई। अब हम इसको आसानी से रीड भी कर सकते हैं कि कितनी धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है, कितने रेजिस्टेंस का हमें रजिस्टर लगाने की जरूरत है, वो भी हमने देख लिया यहाँ पे इस फॉर्मूला से। तो इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं। ये यहाँ पे वही बताया है कि जो मैंने अभी आपको करके बताया कि मान लो आई जो है वो टोटल धारा है, आई जी आपका गैल्वेनोमीटर का पूर्ण विचलन धारा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी से रिप्रेजेंट किया है, वहां पे मैंने आरजी से रिप्रेजेंट किया था, तो आप यहाँ आरजी ले सकते हो, और ये है आपका आर एस। ठीक है, शंट प्रतिरोध, तो सॉल्व करने पे हमें यही मिला, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, यही है, यही था, आई जी इंटू जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब इसके बाद है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर के रूप में कैसे बदला जाए। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर केवल करंट का पता लगाता है, इसे वोल्ट मीटर में बदलने के लिए जो वोल्टेज माप सके उसके साथ एक उच्च प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है। सिद्धांत क्या है, वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर में जोड़ा जाता है ताकि यह दो बिंदुओं के बीच विभवांतर माप सके। इसमें बहुत कम धारा बहनी चाहिए, इसलिए इसमें उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। अब ये एक एक लाइन को हम उस डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखो, हम देखते हैं एक सर्किट, हम पहले अपने गैल्वेनोमीटर को यहां बना लेते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर और ये इसका रेजिस्टेंस, और ये हमारा सर्किट। और इसमें से जो धारा बह रही है वो बह रही है हमारी
आई, और ये एक आपका रजिस्टर इसमें लगा हुआ है, ये आपका सप्लाई। तो अब आपको क्या करना है कि ये दोनों जो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट के बीच का, इसको नाम दे दो ए और बी, हमें यहां पे मापना है वोल्टेज को, कि आखिर कितना वोल्टेज हमें वहां मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का मान लो जो वोल्टेज है वो है V, ठीक है। अब हमें इसमें गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है। हमने इससे पहले देखा था, जब हमने एमीटर में के रूप में इसको बदला था, तो ऐसा करने के लिए हमने एमीटर के रूप में माना सर्किट के साथ सीरीज में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया था। लेकिन इस कंडीशन में, क्योंकि हमें वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को हमें मेजर करना है, जिस कारण से हम यहां सीरीज में नहीं कनेक्ट करते, हम इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के साथ समानांतर में, क्योंकि हमें दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को यहाँ पे मेजर करना है। तो ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, मैं आरजी मान के चल रहा हूं, जैसा मैंने पहले माना था। अब हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों से। ये जोड़ दिया है यहां और ये जोड़ दिया है, ठीक है। ये पैरेलल में जुड़ गया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब गैल्वेनोमीटर को मैंने ऐसे इसमें जोड़ा, मैं चाह रहा हूं इन ए और बी के बीच का मुझे मैक्सिमम विभवांतर पता चले। लेकिन हो क्या रहा है कि जब ये धारा जा रही है, अगर ये रेजिस्टेंस जो है, ये इसकी वैल्यू आरजी से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये बहुत ज्यादा है, तो धारा जो होगी वो इसमें जाने के बजाय वो गैल्वेनोमीटर से गुजर जाएगी और इधर से पूरी की पूरी निकल आएगी। तो फिर मुझे सही विभवांतर का पता कैसे चलेगा? क्योंकि मैं तो चाह रहा हूं मैक्सिमम करंट यहां से बहे, इसमें से जब मैक्सिमम बहेगी तो इन दोनों पॉइंट्स पे विभवांतर का मुझे पता चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई कि अगर ये बहुत मिनिमम है, ये बहुत ज्यादा है, मान लो ये 2 ओम है और ये यहाँ 100 ओम है, तो नेचुरली धारा जो है वो इसमें से बह जाएगी। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूं। हम चाहते हैं कि धारा मैक्सिमम यहां से बहे, ठीक है, धारा यहां से बहे और यहां से बिल्कुल मिनिमम बहे। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस और जोड़ देंगे। उससे क्या होगा, यहां पे हम एक रजिस्टर जोड़ देते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम RS, ठीक है। सीरीज में जोड़ा है हमने, और ये जो रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू इससे बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। आपका जो सर्किट में लगा हुआ रेजिस्टेंस है, इससे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। हम ऐसे सीरीज में इसको साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जब इस, मान लो इसमें 50 ओम था और इसको मैंने कर दिया 200 ओम, अब क्या होगा? अब नेचुरली जो धारा है वो गैल्वेनोमीटर से गुजरने के बजाय मैक्सिमम धारा कहां से बह जाएगी? मैक्सिमम धारा आपके इस रजिस्टर के थ्रू बहेगी, क्योंकि धारा शॉर्टकट ढूंढती है, कहां से छोटा रास्ता मिले और वो वहां से निकल जाए। यहां पे जाएगी जरूर, लेकिन बहुत कम धारा यहां से प्रवाहित होगी, ठीक है। तो मान लो यहां से जो धारा जा रही है, यहां से जो धारा जा रही है वो है आपकी IG, ठीक है। यहां जो जा रही है वो हो गई आपकी I माइनस IG, ठीक है। और ये आपका रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है। तो हम यहां पे, हमारी एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई कि गैल्वेनोमीटर यहां पे उस तरीके से करेगा, और सिस्टम वही है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारी स्केलिंग होगी कि भाई डिफ्लेक्शन जितना मैक्सिमम माना उतनी ज्यादा धारा बह रही है। अगर इसमें से 0.1 बह रही है, ठीक है, तो 9.9 इसमें से बह रही है, तो 10 एम्पियर को हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्केल बनाने का हमारा तरीका यही रहेगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना जा रहा है। वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन IG मतलब मैक्सिमम करंट है, जैसे I फुल करंट है, ऐसे IG मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर से गुजरेगी।
ठीक है, तो उसके आधार पे ही हम स्केलिंग करेंगे। स्केल पे हम नंबर्स को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि भाई कितनी धारा जा रही है तो कितना वोल्टेज वहां पे आपको ओवरऑल मिल रहा है। तो यहाँ ओम्स लॉ को हम फॉलो करते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा? V इक्वल टू आई आर। तो मैं ओम्स लॉ इस गैल्वेनोमीटर के इसमें लगा रहा हूं, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये V इक्वल टू जो आई आर है, आई कितना होगा यहाँ पे? आई जी, और रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? ये होगा आपका आर जी प्लस आर एस, आर जी प्लस आर एस। तो अब वही चीज आती है इसमें जैसे एमीटर में आई थी कि ये कैसे पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस हमें कितने ओम का रखना है। ये हटा दो यहां से। ये रेजिस्टेंस हमें कितने ओम का रखना है, ये कैसे पता चलेगा? जुड़ा हुआ था। तो ये पता करने का तरीका है ये फॉर्मूला। हमने ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर किया, और यहाँ पे वोल्टेज हमें पता है कितना होगा? आई जी, धारा इसमें से बहने वाली, आर एस प्लस आर जी। तो हम आर एस की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। V अपॉन क्या हो जाएगा? ये V अपॉन आई जी बराबर आर जी प्लस आर एस होगा। ये आर एस बराबर से होगा आपका V अपॉन आई जी माइनस आर जी। ये आ गया आपका फॉर्मूला कि आखिर आपका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए इसको वोल्ट मीटर में बदलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमने दोनों ही चीजों को देखा कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम उसको वोल्ट मीटर के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका जो बेसिक कंसेप्ट यही था कि जब भी हम उसे एमीटर के रूप में कर रहे हैं तो उसको सीरीज में लगाना पड़ेगा, और साथ में उसके शंट में, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा जो बहुत कम वैल्यू का होगा। और ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा वैल्यू, ये लिख देता हूं मैं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ज्यादा रखेंगे तभी मैक्सिमम धारा इसमें से बहेगी, और जिसके कारण से हम आसानी से वोल्ट गैल्वेनोमीटर पे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे आप देख लो उसको कि समीकरण में क्या क्या चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही थी। V वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाने वाला विभवांतर, आई जी गैल्वेनोमीटर की पूर्ण विचलन, जी माना मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हमने वहां आर जी लेके चले हैं, और जो हमारा आर अतिरिक्त श्रेणी प्रतिरोध था हमने उसको यहाँ पे आर एस लिया हुआ था। तो आप यहाँ पे जो V है वो आपका क्या है? आई जी आर जी प्लस आर एस, इसको आप लेके चलो। ठीक है, इसको भले ही आप इग्नोर कर दो, ये जो हमने पहले लिया है वो ले आप कुछ भी सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ऐसे ये जो पूरा टॉपिक है ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी मदद से हम सूक्ष्म धाराओं को डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके हम उसे एमीटर और वोल्ट मीटर के जैसे बदल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए एक बहुत ही बेस डिवाइस है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत हमारे काम में आता है। तो थैंक यू सो मच, ये टॉपिक भी यही समाप्त हुआ। और ऐसे डीप कंसेप्ट को समझने के लिए आप आज ही प्ले स्टोर से क्विक एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। साथ ही साथ क्विक एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।